नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं SMZ न्यूज इंडिया। एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने टॉक शो प्रोग्राम लेकर। बात करेंगे आज हम अपने देश के तिरंगा के बारे में। घर घर तिरंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अभियान शुरू किया गया है, जिसको लेकर खालसा दल की तरफ से विरोध किया जा रहा है। अब इसका क्या कारण है, इसके बारे में हम जानेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पॉलिटिकल एंड सोशल एनालिसिस्ट मिस्टर तरुण बांदा जी। बांदा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम जी। सर, जिस तरह से घर घर तिरंगा लहराने की जो मुहिम शुरुआत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो खालसा दल की तरफ से बहिष्कार किया जा रहा है कि हर घर नहीं फहराया जाए ये तिरंगा, बल्कि सभी अपने अपने धर्म का झंडा लहराएं, लगाएं अपने घर पर। तो आपके क्या विचार? बिल्कुल मैम, देखो ये तिरंगा अगर घर घर फहराने की बात की जा रही है, ये कहीं ना कहीं ये हमारे शहीदों ने जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, हमें आज़ादी से जीने का अधिकार दिलाया है अंग्रेजों की हुकूमत से। तो ये तिरंगा उनका कहीं ना कहीं एक सद्भावना के चिन्ह बनाया गया है, ये एक रिस्पेक्ट दी गई है। तिरंगा में पूरे देश को जोड़ा गया है, तिरंगे ने हर कम्युनिटी को आगे रखा है। तिरंगे का मतलब ये है कि इसमें हर धर्म के क्षेत्र के, हर वर्ग, हर व्यक्ति के कहीं ना कहीं विचारधारा को आगे रखा गया। उसे आज़ादी से जीने का अधिकार दिलाने के लिए जिन शहीदों ने अपनी कुर्बानियां दी, कहीं ना कहीं ये उस द्वारा 15 अगस्त का जो दिन आता है, हम आज़ादी के लिए जाना जाता है। तो इसी मुहिम को कहीं ना कहीं लोगों के अंदर विचारधारा को पूरी रूप से कहीं ना कहीं जागृत रखने के लिए इस तरह की ये तिरंगा यात्रा होती है, या घर घर तिरंगा की बातें जो की जाती हैं, इसलिए की जाती है। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जगाने के लिए होता है, कम्युनिटी को आगे रखने के लिए होता है। तो वो ये हर कंट्री में होता, तो भारत ने भी कहीं ना कहीं ये हमारे यूथ को देश के प्रति अपना प्रेम दिखाने के लिए और देश प्रति अच्छी भावना और देश के प्रगति के लिए योगदान देने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। तो तभी हमारे यूथ हैं, जो नौजवान हैं, देश के प्रति उनके अंदर कहीं ना कहीं वो जागृति उठेगी, वो देश के प्रति कुछ कंट्रीब्यूशन करें, आगे लेके जाएं। तो वो एक फ्लैग के नीचे सभी को रखा गया है। इसमें सभी को ये एकता का एक संदेश है, जो तिरंगे की बात है। इसमें हर व्यक्ति, हर कम्युनिटी, हर वर्ग को आगे रखा गया है। तो खालसा दल जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं, क्या इसका प्रभाव क्या जाएगा देश के लोगों पर? बिल्कुल मैम, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने कहा है भी हमें कोई आपत्ति नहीं है अगर कोई लोग अपना तिरंगा घर पे लगा के देश के प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहते हैं, तो वो उन्होंने कहा है हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर उन्होंने एक विरोधता जताई है। उन्हें लगा भी जो आज़ादी हमें 15 अगस्त 1947 में जिस आधार पे मिली थी, जो हम चाहते थे आज़ादी, वो उन्हें दिख नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है उनके साथ कोई पार्शियलिटी हो रही है, कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है उनके एक वर्ग को दरकिनार किया जा रहा है। तो वो अपनी कहीं ना कहीं वो इच्छा है, जो कहीं ना कहीं अपना रोष प्रकट कर रहे हैं इस तरह से। पर ये चीजें कहीं ना कहीं गलत संदेश देती हैं। ये कहीं ना कहीं देश को बांटने की ये बात कर रहे हैं, जो कम्युनिटियों में अलग अलग फ्लैग ये बात कर रहे हैं, ये चीजें गलत हैं। अगर देश के बॉर्डर पे जब सिपाही लड़ता है, जब फौजी लड़ता है, तो वो किसी कम्युनिटी, एक धर्म के लिए नहीं लड़ रहा, वो पूरे देश के लिए लड़ रहा है। उसमें चाहे सिख हुकूमत है, बड़े बड़े सिखों ने बॉर्डरों पे अपनी जान पे खेलकर देश की गरिमा को बनाए रखा और जंगें भी जीती हैं। तो वो कहीं ना कहीं सिख रेजिमेंट ने बड़ा रोल निभाया है। तो वो पूरे देश के लिए लड़ रहे थे, वो पंजाब के लिए नहीं लड़ रहे थे। तो उनको भी चाहिए भी, अगर वो देश की गरिमा को बनाए रखे, अपना जो व्यक्तिगत रोष है या कम्युनिटी का रोष है उसको प्रकट करना चाहते हैं, तो वो किसी और रूप से, किसी और अवसर पर अपना रोष प्रकट कर सकते थे। अगर हम 15 अगस्त की बात करते हैं, अगर तिरंगे की बात करते हैं, ये हमारी एकता और अखंडता को दर्शाता है, तो ये इसे ऐसे ही बरकरार रखना चाहिए। ऐसा ही हम कहीं ना कहीं आशा करते हैं आने वाले टाइम में जो भी ये दल है, चाहे खालसा दल है या कोई भी कम्युनिटी है, अपना कहीं ना कहीं रोष प्रकट कर रही है, तो उसे किसी और अवसर पर वो दर्शाएं। और बहुत अवसर हैं, बहुत त्योहार हैं, बहुत जगहें हैं, उन्हें मौलिक अधिकार दिया गया है अपना रोष प्रकट करने के लिए, तो वो किसी और जगह दर्शाएं। 15 अगस्त का जो दिन है, ये हमारे आज़ादी का दिवस है। अगर आज 75 साल का ये अमृत महोत्सव भी ये मनाया जाने की बात हो रही है, तो उनको भी कहीं ना कहीं समर्थन देना चाहिए। उनको अपना रोष है
किसी और जगह, किसी और अवसर पर रखना चाहिए। ये देश के एकता और अखंडता की ये बात आती है। मैम सर, जिस तरीके से 15 अगस्त हमारे आज़ादी का दिवस है ना, हम आज़ाद हो गए हैं, गुलामों से आज़ाद हो गए। हाँ जी। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी घुटन महसूस होती है, ऐसा महसूस होता है कि हम अभी भी आज़ाद नहीं हुए, क्योंकि लुटेरे और गैंगस्टर जो हैं वो हमें खुलकर जीने की आज़ादी नहीं दे रहे हैं, हम जी नहीं पा रहे। तो हम सबसे पहले फर्क जानेंगे कि लुटेरों और गैंगस्टर में फर्क क्या है। बिल्कुल मैम, देखो जो लुटेरे हैं वो अपने हालातों से, जिस सर्कमस्टांसिस से वो बड़े हो रहे हैं, वो शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। वो उनको जो कोई जरूरत पूरी करना चाह रहे हैं, वो बस अपनी जरूरत को ही देख रहे हैं। वो नहीं देख रहे हैं जो वो कर रहे हैं वो गलत है या सही है, उसका क्या सामाजिक रूप से साइड इफेक्ट है। उनके पास ना इतनी नॉलेज है, ना उनके पास इतनी समझ है, तो वो गलत कर ही रहे हैं। जो प्राचीन समय से चलता आ रहा है, जो शॉर्टकट ढूंढने वाले एक गिरोह बना लेते हैं, जिन्हें हम लुटेरे डाकू नाम से हम कहीं ना कहीं जानते हैं। तो इसमें जो गैंगस्टर की बात करते हैं, जो गैंगस्टर हैं आज पढ़े लिखे, जो बिश्नोई जैसे लॉ की हुई है जिन्होंने, ऐसे हमें गैंगस्टर सुनने को मिल रहे हैं। तो वो इतने पढ़े लिखे होनहार जो विद्यार्थी रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं उनके मार्गदर्शन से भड़काया गया है। जो भड़काते हैं उसमें जो राजनीतिक लोग भी होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल और रसूखदार लोग भी होते हैं, जो अपना मतलब लेने के लिए उन्हें कहीं ना कहीं उनके सही मार्ग से कहीं ना कहीं भड़काते हैं। तो इनमें ये गलत है। ये अकेला दोष वो व्यक्ति का नहीं है। वो जो गैंगस्टर वो बच्चे थे, वो अच्छे पढ़ रहे थे, उनको कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे ले जाने वाले भी उतने ही दोषी हैं। तो चाहिए ये गलत रास्ते पे जो भड़काने वाले जो बंदे हैं, कहीं ना कहीं इन पे नकेल कसनी चाहिए। क्योंकि जो ये लड़के अपने इमोशन पे काबू नहीं रखते और इस तरह की अकार्मिक हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने व्यक्तिगत हालातों से मजबूर होके कहीं ना कहीं ऐसे हालात उनके साथ बनाए जाते हैं। वो इमोशनल होके अपनी लड़ाई लड़ते हैं। वो अपनी लड़ाई को आगे जारी रख के वो कहीं ना कहीं वो हुकूमतों तक पहुंच कर लेते हैं, जो कहीं ना कहीं वो हाईलाइट हो जाते हैं। सिस्टम में भी कहीं ना कहीं भागदौड़ मच जाती है, कहीं ना कहीं फिर वायलेंस दिखता है हमें, वो जब हम गैंगस्टर इन लोगों को कहते हैं। तो अगर ऐसे बच्चे जो हैं वो सिर्फ अपने एक सर्कमस्टांसिस के कारण ही वो इस तरह का रूप ले लेते हैं, उनको यूज किया जाता है पॉलिटिकल और राजनीतिक लोगों के तरफ से। तो ये चीजें दुरुस्त होनी चाहिए, उन्हें ठीक करना चाहिए। जो लुटेरों की बात है, ये लुटेरे लोग हैं, ये कायर बंदे हैं, जो कायरों का ग्रुप होता है। ये कायरता अपनी दिखाते हैं, अपनी मेहनत ना करके शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, और शॉर्टकट ढूंढते ढूंढते एक गिरोह तैयार कर लेते हैं। वो लुटेरों की है कहानी। ये कहीं ना कहीं ये गैंगस्टर है, ये अपनी हालातों से बड़ा होकर एक कहीं ना कहीं इमोशनों से बंधा होने के कारण वो अपने आप को इंसानियत खत्म करके इस कदर गलत कुएं में ढकेल लेता है, जिसे उसे वापस निकलने का रास्ता मिलता नहीं है। जो चाहिए प्रशासन को भी चाहिए कहीं ना कहीं इन्हें दोबारा से मोटिवेट करें, इन्हें सही रास्ता समाज का कल्याण करने के लिए इनकी बुद्धि यूज की जाए, जो गलत तरफ ये चल पड़े हैं। मैं जी बांदा जी, बिल्कुल सही बताया आपने कि जो लुटेरे या गैंगस्टर थे वो डायरेक्ट नहीं पैदा होते, कहीं ना कहीं उनका मार्गदर्शन जो है वो गलत तरीके से होता है, इसलिए वो लुटेरे या गैंगस्टर में ढल जाते हैं। तो हम रुक कर लेते हैं अब आर्थिक स्थिति पर। तो जैसे कि श्रीलंका भी आर्थिक मंदी से गुजर रहा था, वहाँ पे आर्थिक संकट छाया हुआ है। अब बांग्लादेश में भी आर्थिक संकट देखने को मिल रहा है। तो विश्व में जैसे ये रिसेशन बढ़ता जा रहा है, इसका हल क्या है? बिल्कुल मैम, ये श्रीलंका में काफ़ी भागा दौड़ी रही है। अभी तक श्रीलंका के हालात अभी भी नहीं दिखे हैं। साथ में ये बांग्लादेश का देखने को मिल रहा है हमें। बांग्लादेश ने अभी जो उनके पेट्रोल के हाइक हुए हैं, जो बहुत ज़्यादा 50% का हाइक एकदम से बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है, जो पेट्रोल का हाइक, और लोगों में हफड़ा दफड़ी मच गई है वहाँ। 20% की गिरावट डॉलर की सीधी उनके करेंसी में देखने को मिल रही है। तो वो संभल नहीं पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भाग रहे हैं। वो जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने, उन्होंने चाइना के साथ अभी भी मदद के लिए कहीं ना कहीं प्रपोजल्स दी हैं, और इवन की IMF को भी वो अप्रोच कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक को भी अप्रोच कर रहे हैं, हर संस्थाओं को वो अप्रोच कर रहे हैं कहीं ना कहीं इस मंदी के दौर से निकलने के लिए। मैं जी, तो जैसे कि क्या भारत से भी उम्मीद जताई जा रही है, क्या वो बांग्लादेश की मदद करेगा, या फिर जो एक प्रपोजल रखा है भारत ने वन सन वन वर्ल्ड का, ये कहाँ तक कैसे देखते हो? बिल्कुल मैम, अभी विश्व मंदी छाई हुई है, इसमें भारत ने एक प्रपोजल दी थी। इसमें भारत ने आगे होकर अपना रोल अदा किया है।
पूरे विश्व को आगे लेके जाने के लिए। तो उन्होंने प्रपोजल भारत ने रखी थी, वन सन वन वर्ल्ड। तो इसमें एनर्जी की बात आ रही है। अभी एक सन जो हम सूरज से रोशनी ले रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं, सोलर एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं, तो उसको पूरे ग्रिड सिस्टम में डालने की बात की जा रही है विश्व रूप पे। उसमें क्योंकि ये सन है जो जिस जगह अपनी रोशनी दे रहा है, वहां सोलर पैनल्स पे एनर्जी स्टोर हो रही है। जहां अंधेरा हो रहा है, जिन कंट्री में अंधेरा है, अगर वो ग्रिड सिस्टम से बांधा जाए तो नेटवर्किंग के जरिए वहां भी उन्हें एनर्जी का एक बैकअप प्रोवाइड किया जा सकता है। तो यही प्रपोजल कहीं ना कहीं भारत आगे रख रहा है विश्व को आगे लेके जाने के लिए। मैं जी बहुत बहुत तरुण सर, आपने जानकारी साझी की। उम्मीद है कि आज की जानकारी टॉक शो के दौरान दर्शकों को बहुत पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो उम्मीद है कि दर्शकों को आज हमारे टॉक शो में जितने भी हमने मुद्दों पर चर्चा की है, डिस्कशन की है, वो आपको पसंद आई होगी। लेकिन आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके विचारों को, आपकी राय को हम लोगों तक, सरकार तक पहुंचा सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए एसएमजेड न्यूज़ इंडिया के साथ।